से बात करना शुरू करूँगी कि एक विशिष्ट ज्ञान को हम लोग विज्ञान कह देते हैं, और जो ज्ञान लोक में है, जो विस्तार पाता है और बहुत समृद्ध है, जिसका एक डॉक्यूमेंटेशन कह लें बहुत रेयर होता है, कम होता है, उस हिस्से से मैं अपनी बातचीत शुरू करना चाहूँगी। और वो हिस्सा इसलिए बहुत ज़रूरी महसूस होता है क्योंकि ज्ञान एक बहुत लंबे समय तक चुनिंदा हाथों की चीज़ थी। वर्ण व्यवस्था इस देश का एक काला सच रहा है, और उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कुछ चुनिंदा संपन्न लोगों के ही हाथ में शिक्षा हासिल करने का एक स्पेस था। तो एक शिक्षा जो एक गुरु दे रहा है एक शिष्य को, और एक शिक्षा वो शिक्षा है जो एक माँ दे रही है अपने गर्भ से लेकर के उसके मृत्यु सैया तक उसको। तो मैं इस ज्ञान पर और इस ज्ञान को दोनों वर्सेस करके बनाम करके आपके सामने थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रही हूँगी। जब चीज़ें लिखित हो जाती हैं, रूढ़ हो जाती हैं, उसमें बहाव कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सड़ांध पैदा होती है। जल के संदर्भ में भी हम ये बातें करते रहे हैं कि जल बहता हुआ नीर है तो वो जीवनदायिनी है, ठहरा हुआ पानी है तो वो मृत समान है। तो भारतीय संदर्भ में जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो हम उन क्रूरतम सच्चाइयों पर भी थोड़ा गौर करेंगे कि कुछ हिस्सों के लोगों को ये हासिल हुआ और कुछ लोगों को नहीं हासिल हुआ। तो जो नहीं हासिल हुआ उनके पास जो शिक्षा थी, उस शिक्षा में और जो लिखित शिक्षा का एक माध्यम रहा है उसमें कितनी दूरी है या कितनी समानता है। हम लोगों ने लिखित भी उन्हीं चीज़ों को किया जो जन में था, जनता के बीच था, लेकिन वो एक खास व्यक्ति विशेष और एक खास समाज और उसकी विचारधारा के स्तर पर वो जाकर के एक आकार लेता है। और जब ये आकार हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको हम अपने जैसा नहीं पाएंगे, दूसरों के प्रति एक घृणा का नज़रिया रखते हैं, एक हिंसात्मक नज़रिया रखते हैं, तो वो शिक्षा फिर जीरो हो जाती है, ये बुरी हो जाती है, डरावनी हो जाती है। तो किसी भी ज्ञान के पास ये एक कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि उसमें बदलाव या परिवर्तन एकदम गंभीर विषय है और वो निरंतरता की मांग करती है, जो हम लोगों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों ने विज्ञान से क्या समझा? विज्ञान के बारे में हम लोगों ने बोला कि विज्ञान है वो तर्क पर आधारित है, वो उसमें एक एब्सोल्यूटनेस है, लेकिन बाद के दिनों में लोगों ने इस चीज़ पर सवाल खड़े करने शुरू किए और बोले कि शिक्षा सिर्फ यही नहीं है। शिक्षा और विज्ञान में जो एक संबंध हम लोग बार बार देखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें एक जुड़ाव भी है। साइंस भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी कितनी जगहों पर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है, कितना एक फेलियर्स पाता है, और उसके बाद कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ में वो हमारे सामने उपस्थित होता है। तो हमें एक्सपेरिमेंट्स के वाया जो भी चीज़ें सिखाई जाती रही हैं और जो थियोरेटिकल पोजीशन बना दिया जाता रहा है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या जो थ्योरीज आ गई हैं सिर्फ वही एक मानक है, या उससे बियॉन्ड भी जितने फेलियर्स है उसकी भी एक अपनी कथा है, और वो भी एक सीखने की जगह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूँ, अगर मेडिसिन या मेडिकल साइंस की बात करें तो दवाइयाँ हम मार्केट में कैसे उतारते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर 50 से 60% सेक्स जो हमारा रेशियो आ जाता है तो वो सक्सेसफुल स्टोरीज आता है, तो वो हम मान लेते हैं कि ये वैलिड है, चलो उतार देते हैं। लेकिन जिन चूहों पे वो एक्सपेरिमेंट्स करके उनको मौत के घाट उतारा जाता है, जो न बोल सकने की स्थिति में है, जो हाशिए में है, मार्जिन में है, उसका पक्ष हमारे सामने दरकिनार हो जाता है। सैरिडोन या डिस्प्रिन सिर्फ हमारे लिए काम नहीं कर रही होती है, उनके मौत का कारण बन के ये हम तक एक ज्ञान और एक हमारी सुविधा की चीज़ हमारे पास आ रही होती है। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा उस फेलियर्स में भी, उन विज्ञान के उन पक्षों में भी जो हमें एक पर्टिकुलर, हम लोगों ने अभी सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन से जो सिनेमाज देखे, पर्यावरण संरक्षण की बात देखे, लोगों के संरक्षण की बात हम लोगों ने लगातार उठाई, जल जंगल जमीन का सवाल उठा, जनों का सवाल उठा, एक स्नेल से लेके एक चींटी की कथा भी देखी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में
अंडरलाइन करने की ज़रूरत होनी चाहिए। वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? तो हमारी संवेदनाएं, एक मनुष्य इस मामले में एक विचारवान और अच्छा ज़्यादा काबिल दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो पास्ट देख सकता है, याद कर सकता है, वर्तमान जी सकता है और भविष्य को वो एज्यूम कर सकता है। इस हवाले से वो सभी मैमल प्रजातियों में वो एक आगे की चीज़ दिखाई पड़ रहा होता है। तो मुझे लगता है जब भी हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे होंगे और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बियॉन्ड जिन चीज़ों की ओर इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होंगे वो क्या है, तो मुझे लगता है कि विज्ञान के हवाले से सिर्फ हम लोग ये नहीं तय करें कि एक खास ज्ञान के थ्योरी का पोर्शन ही आपको सब कुछ दे पा रहा है, बल्कि उससे इतर जो सामाजिक व्यवस्था में ज्ञान है जो हम सब ले लेके बैठे हैं, जो भी आयु हमने पाई है उस आयु में हमने उन चीज़ों को सीखा हुआ है, तो उन लर्निंग्स को हम लोग जब अपने एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद देखते हैं कि उससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ सिलेबस नहीं है, करिकुलम नहीं है, तो हमें एक शिक्षा व्यवस्था से जुड़ाव महसूस होता है। मैं एक BD शर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा IAS ऑफिसर थे, उनकी एक छोटी सी कथा आपके सामने रखना चाहूँगी। वो लिखने के बड़े विरोधी रहे, बोलते हैं मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, पहली किताब के बारे में मैं उनका हवाला दे रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं एक IAS हूँ, मुझे एक आदिवासी गांव में अपॉइंट किया गया और मैंने वहाँ की समस्याओं को जब कहना शुरू किया सरकार से, तो उन्होंने हमें समझा कि ये विरोधी है और आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत आप ये बातें नहीं कर सकते, तो उन्होंने छोड़ा वो नौकरी और उन्होंने फिर इंडिपेंडेंटली आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया। उस पहले प्रसंग में, उस पहली पुस्तक में राजपथ से पगडंडी से राजपथ तक ऐसा कुछ है उसका टाइटल। उस टाइटल में वो BD शर्मा लिखते हैं कि आदिवासियों के साथ में वो कभी ट्रैवल कर रहे हैं और जाकर के एक आदिवासी से कार में हैं और वो पूछते हैं शहर की ओर जाते हुए, दिखाते हुए कि ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप यहाँ रहना चाहेंगे? तो वो आदिवासी बड़ा चौंक के जवाब देता है कि मुझे इसको ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मेंटेन नहीं कर सकता, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरा शरीर 5 फुट का है, मुझे 6 फीट मिल जाए जगह मेरे लिए काफ़ी है। ये जवाब उनका आता है। दूसरा सवाल, वो आगे बढ़ते यात्रा कम करनी है तो वो दूसरा सवाल पूछते हैं कि इस बार आपकी तरफ धान का क्या दाम रहा? तो वो फिर से चौंक करके BD शर्मा को देखते हैं और बोलते हैं कि धान का दाम, धान भी कोई बेचने की चीज़ होती है। तो ये जब BD शर्मा ये डिस्कस कर रहे हैं तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि कितने गैर ज़रूरी सवालात के साथ वो उनके बीच में गए हुए हैं। तो हमारे पास जो शोध के क्षेत्र हो सकते हैं, शोध का जो इंटरेस्ट हो सकता है, वो हम पूरी तरीके से हम अपने समाज से सोच करके जाते हैं और उनके पास फ्लोट कर देते हैं, क्वेश्चनियर बना के जाते हैं, मेथड पकड़ के जाते हैं और हम डाल देते हैं जो सवाल वाकई में बहुत नाजायज़ होते हैं और उसका आंसर उनके पास नहीं होता है। इसी पुस्तक के हवाले से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि वो एजुकेशन सिस्टम पर एक बात कह रहे होते हैं। 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में दाखिला लिया हुआ आदिवासी बच्चा है और एक बच्चा जो दाखिला लिया हुआ है पर स्कूल नहीं गया। दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि पहला बच्चा बोलता है आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? तो वो बोलते हैं कि आज मैंने सीखा तोता हरे रंग का होता है। फिर बोला अच्छा तुम स्कूल नहीं आए, तुमने क्या किया? तो वो बोलते हैं, दूसरा बच्चा जो स्कूल नहीं गया है बोलता है मैं सुबह उठा था, मैंने मछली मारने के लिए जाल डाला था, तो मेरी दोस्त आई, उसने मुझे मेरा जाल तोड़ दिया, तो हम लोग मछली फंसाते हुए भागे और उसे आग में भुना और वहीं पे एक हमें पेड़ घास के बिल में जाता हुआ एक खरगोश दिखा, उसको हमने मारा, फिर हमने उसे बनाया, भुना, खाया और उसके बाद हम लोग खेत की तरफ आए, वहाँ पे हमने कुछ बुराई की और उसके बाद बुआई करने के बाद वापस लौट रहे हैं तो गाँव में अगला में किसी का बारात आया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे नाचे और उसके बाद फिर बहुत सारे सुगा एक पेड़ में देखा हम लोगों ने जो कभी नहीं देखा था, बहुत सारे थे। और फिर वो बोलता है कि ये मेरा पूरा दिन रहा। तो फिर पहला वाला बच्चा बहुत अफसोस करता है कि मैंने सिर्फ आज जाके एक लाइन पकड़ा, हरा तोता हरे रंग का होता है, और ये जो एक मल्टीपल एक्शन करता हुआ अपना दिन बिताया 24 घंटा, उसमें उसने कई सारे सुगाओं का जिक्र किया।
तो यहाँ पे वो इस बात का जिक्र इस हवाले से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो उसमें हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें भी कर रहे होते हैं, जो उसमें हम सामाजिकता के तत्व भी ढूंढ रहे होते हैं, वो बहुत हद तक उस सामाजिक लोगों के सरोकारों से बहुत दूर होता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। चाहे वो मातृभाषा का सवाल हो, अभी हम लोगों ने पहाड़ा में देखा, पहाड़ा निरंजन खुशबू जी ने कितने माइन्यूटली इस चीज़ को बताया कि किस तरीके से वो एक शिशु मंदिर का विद्यार्थी है और उसको सिखाया जा रहा है भारत महान है, उसके पीछे वो एक दूसरी पंक्ति आती है हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो यहाँ पे जो भाषा का सवाल आता है, बहुभाषिकता का सवाल आता है, बहुसांस्कृतिकता का सवाल आता है, वो सभी चीज़ डाइल्यूट होकर के कहीं ना कहीं दरकिनार रख दी जा रही होती है और कहीं ना कहीं एक संस्कृति, बहुसंख्यक संस्कृति की ही एक लाग लपेट में हम लोग घूमने फिरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें विचार करना पड़ेगा इन सब बातों पे कि इस देश में, इस जंगल में, इस प्रकृति में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पूरे फूल गुलाब के नहीं है, पूरे फूल कमल के नहीं है, पूरे वृक्ष साल के नहीं है, सखुआ के नहीं है, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी है। तो ये डाइवर्सिटी इस पृथ्वी की बहुत खूबसूरत एक हिस्सा है और उस डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हम मनुष्य एक इठलाते हुए, अपने पे गुमान करते हुए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर करते हुए सभी अलग मैमल्स या फ्लोरा फाउना हो सबको हम लोग उसके एग्जिस्टेंस को दरकिनार कर रहे होते हैं, जो कि बहुत डरावना है, बहुत घातक है। हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की सेंचुरी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिटी, खास करके मैं झारखंड के संदर्भ में बात करूँ और अगर विश्व के सभी आदिवासियों के संदर्भ में बात करूँ, तो आप पाएंगे कि इनकी संस्कृतियों में सहेजने की प्रवृत्ति है। वो लैंड में ऑनरशिप नहीं करना चाहते, जंगल को ऑनरशिप नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोगों को विचारना पड़ेगा, जब खलील जिब्रान इस बात का जिक्र करते हैं कि हम गलत किताबों की पैदावार है, या श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी नामक अपने उपन्यास में कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई वह कुतिया है जिसको कोई भी लात मार करके आगे बढ़ जाता है। याद रखें, श्रीलाल शुक्ल प्रेमचंद के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाले उपन्यासकार, हिंदी साहित्य में अभी तक उसके 100 से ऊपर संस्करण इस नॉवल के आ चुके हैं। राग दरबारी, आप लोगों को रिक्वेस्ट है जरूर पढ़ें। तो हमें अपनी इस शिक्षा व्यवस्था पर एक बार नज़र दौड़ानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे हमसे चूक हुई है, उन चूकों को हम लोगों को सुधारना है। हमें जो बहुसांस्कृतिकता है, जो बहुत सारे इंडिजिनस नॉलेज है, उनको उनके बीच में रहने देना है। मैं आपको महादेवी वर्मा की एक छोटी सी कथा घीसा भी सुनाना चाहूँगी, जहाँ पे वो संस्मरण है, वो अपने टीचिंग के दौरान में एक दलित बच्चे को सिखाती है कि सफाई से रहना चाहिए, आपको कपड़े धुले होने चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। तो वो अपनी टीचर का इतना वैल्यू करता था कि वो अपने घर जाके अड़ जाता है और उसकी माँ के पास साबुन खरीदने का पैसा नहीं है, और वो साबुन उधार में जाके साहूकार से लेने की कोशिश करती हैं और साहूकार न दे पाने की स्थिति में वो बच्चा किसी भी तरीके से उसे तालाब में धो करके गीला पहन करके स्कूल पहुंचता है और उसकी तबीयत खराब होती है। और उस दिन महादेवी वर्मा अपने संस्मरण में ये बात लिखती हैं घीसा में कि मुझे आज समझ में आया कि मुझे जो सफाई का मतलब था, किस कम्युनिटीज़ के बीच में बिना रिसोर्सेज के बात नहीं करनी चाहिए थी। तो हम लोगों को भी इन तमाम अनुभवों से, जो हिंदी साहित्य के लेखन में हो, दलित साहित्य के लेखन में हो, आदिवासी साहित्य जो अब भी बात किया जा रहा है, उस पर लेखनी बहुत लंबे समय से चल रही है, रिकॉग्निशन और एक एटमॉस्फेयर कह लीजिए वो आज हवाले से मिल पाया है कि हम बातें कर पा रहे हैं, उस पर रिसर्च जारी है और एक खास मेथड के तहत तो उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे लगती है बात करने की ज़्यादा ज़रूरत, कि देश में जो शिक्षा में बजट का हिस्सा है वो लगातार जिस तरीके से कम किया जा रहा है, जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, इन तमाम मुद्दों पर खुल कर के बात होनी चाहिए और ये सारी फिल्म हमें कहीं ना कहीं
उसी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए रखी गई है कि जो भी समाज में घटित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे के रीज़न सिर्फ एक और दो कारक नहीं है, लेकिन उसको बहुआयामी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे झारखंड में मुद्दा पानी का है, जंगलों को बचाने का है, यहाँ की ज़मीनों को बचाने का है। हम किनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों है कि आदिवासी एक लंबे समय से 17वीं शताब्दी के लगभग से वो जो जूझ रहा है वो 2022 तक में भी जूझ रहा है। आज भी हम लोग CNT एक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। 1908 में बना हुआ आज़ादी जब हमें 1947 में मिलती है, उससे पहले जो आदिवासियों की गणना आती है वो तीसरी बड़ी आबादी है। 1871 से लेकर 1931 तक का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, अवेलेबल है। तीसरी बड़ी आबादी के तौर पे आदिवासी लोग चिन्हित होते हैं। लेकिन 1947 बीता, एक पॉलिटिक्स समझ में आ गई कि जनगणना और नीति निर्धारक तत्व मानोगे तो फिर सभी लोगों को हम एक बहुसंख्यक में परिणत करने की कोशिश में शामिल हो गए। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज हर कोई आदिवासी को क्लेम करना चाह रहा है कि कोई हिंदू बताने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे इस्लामिक बोलने की कोशिश कर रहा है, और कभी कोई उसको ईसाई बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो नेटिवली है, जो पूर्व तरीके से है, अपने पूर्वजों के ज्ञान पर विश्वास करके आज तक जीता आ रहा है, उस जीवन पद्धति को नहीं देख रहे हैं। अभी तुरंत सरहुल का त्यौहार होता है। सरहुल के त्यौहार में आदिवासी करते क्या है? वो बोलते हैं कि प्रकृति का ब्याह हुआ है सूरज के साथ, और उस नए फ्लोरा फाउना को वो तब तक नहीं इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो सृजन की परंपरा में वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो चुके होते हैं। तो वो एक प्रोहिबिटेड है कि उस समय जंगल नहीं जाना है, पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तत्वन नहीं तोड़ना है, हम लोगों को ये पर्टिकुलर फूल और सब्जियां नहीं खानी है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि नहीं, ये इतने पर्याप्त संख्या में हो जाए कि लोग उसको खा पी सके, वो वहाँ के आसपास के क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो एक वैज्ञानिकता आदिवासी अपने जीवन पद्धति में, अपने पर्व त्योहारों में हर दिन जी रहा है। वो हर बृहस्पतिवार को अपने जानवरों को नहीं काम लेने का संकल्प लेता है, वो उसका रेस्ट दे रहे हैं। तो श्रम की महत्ता हम लोगों ने अपने समाज में, संडे बहुत बाद में आया है, उससे पहले हमारे वर्किंग आवर्स और कंडीशंस कितने बुरे थे या लंबे थे सबको मालूम है। मॉडर्निटी ने, आधुनिकता ने हमें क्या कुछ दिया है साइंस के नाम पे, या जितनी बड़ी मशीनें बन रही हैं, हमने सामाजिक एक असमानता की खाई को ही बढ़ाया है। आज वो पावरफुल है जिसके पास तकनीक है, उसके पास सूचनाओं का भंडार है, और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर ये पूरा विश्व अपनी राजनीतिक हलचलों को आयाम देता है। एक सत्ता वर्ग बना रहता है और दूसरा सत्ता से शोषित वर्ग बना होता है। मैं चार्ली चैपलिन की एक मूवी मॉडर्न टाइम्स आप लोगों को देखने जरूर बोलूँगी, जहाँ पे एक मनुष्य की कैपेसिटी को किस तरीके से मशीन एक्सेलरेट कर देती है, कैसे उसको फास्टन कर देती है, आपको देख करके समझ में आएगा। जो यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति, हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं औद्योगिक क्रांति को, लेकिन उसी का एक खामियाजा 2019 में एक छोटा सा वायरस में अपने अपने घरों के बंद करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिमिटेशंस पे भी बात की जानी चाहिए। इसके जो भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसको हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये हमेशा क्यों होता है कि एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ व्यक्ति, DU से पढ़ा हुआ व्यक्ति, BHU से पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी बता करके आपके सामने इंट्रोड्यूस होता है और यहाँ के किसानों को बता रहा होगा। सिमोन बाबा का जो हम लोगों ने फिल्म झरिया देखी कल, उस पूरे फिल्म में उन्होंने कितनी छोटी छोटी और मीठी बातें की कि हम लोगों का सर्वाइवल सिर्फ क्षेत्रीय जो भी संसाधन है उसमें समानता के साथ बंटवारा अगर हो जाए तो कोई क्राइसिस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अगर एक सिमोन बाबा बेड़ो गांव में बैठ करके इस बात को सोच सकते हैं तो हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग या आम जिंदगी में जो लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग बोले कि हम गैंगेटिक प्लेन्स हैं, हमें पानी का क्राइसिस नहीं समझ में आता, लेकिन ये पानी का क्राइसिस सिर्फ उनके इलाके में हो ऐसा
हमने खदानों से जो कोडाई कनाल में मरकरी फैक्ट्री की जो स्थिति देखी आज मॉर्निंग में भी, वो भी कितनी भयावह। सबके पास क्या है, विकास के नाम पे लगता है जो चीज़ें बाहर से आगे सेटअप किया जा रहा है वो हमें रोजगार देगा, वो अपने उस स्किल पे अविश्वास करने लगे हैं। थाना में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नौकरी ज़्यादा होना चाहती है, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहती है। पर उसके पिताजी को ये डर है कि जिस दिन पैसा एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक कमरे में 3 किलो धान दे के बंद कर दिया जाए, कौन जीवित रहेगा। सिमोन बाबा का जो डॉक्यूमेंट्री में बात आई कि वो 3 किलो जो धान कमरे में बंद है 30 दिनों तक, वो बंदा जीवित रहेगा, जहाँ पे कि 30 लाख एक कमरे में बंद एक। तो ये जो पैसे का जो खेल है, तो इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। सब कुछ सिर्फ वाणिज्य, पैसे के टुकड़े नहीं हैं। हम लोगों के सामने बॉलीवुड में पीके जैसी फिल्म भी आई, बहुत रेवोल्यूशनरी फिल्म, लेकिन उससे भी हम लोगों ने बस इंटरटेनमेंट के तक रखा। हमने उन चीज़ों पे नहीं गौर किया जो हमें बता रही होती है। हॉस्पिटल में वो बच्चा उठा करके एक एलियन देख रहा होता है, कहाँ है टप्पा, कौन है आदिवासी, कौन है नॉन आदिवासी, कौन है हिंदू, कौन है क्रिश्चियन। तो हम लोगों